अब उसी जिंदा दिली से ये वतन आबाद है। तू सुपुर्दे खाक, तेरा नाम जिंदाबाद है। सूरमा की शेरनी माँ क्या गजब ही कर गई, क्या गजब ही कर गई। पीठ पर भी घाव है क्या पूछती ही रह गई। दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया। दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया। आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया। एक पन्ना जुड़ गया, एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, और शीश ऊंचा कर गया हमें हिंदुस्तान का। बहुत सुंदर तुम्हें ही वेदिका समिधा हवन की ज्वाल बनना है। कई चिनगारियां मिलकर महाविकराल बनना है। कवच धारण करो वीरो, कवच धारण करो वीरो, वतन की ढाल बनना है। तुम्हें दुश्मन दरिंदों का विघाती काल बनना है। अनंत का सम्यक सफर अविराम बनना है। यहां से वहां तक का सफर करना है। अनंत का सम्यक सफर अविराम बनना है। बनारस की सुबह पावन अवध की शाम बनना है। समर्पण साधना मंगल भुवन निष्काम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। तुम्हें ही राम बनना है। मैं अपनी बात को ही आगे बढ़ाता हूं जिससे मैं विषय पर केंद्रित हो सकूं। जो लोग, बड़े लोग भी बैठे हैं कुछ यहां पे, बड़े लोग ताली नहीं बजाते, ध्यान रखना। बड़े लोग नहीं बजाते ताली। बड़े लोग ताली बजाने के लिए आदमी रखते हैं। मैंने एक कवि सम्मेलन में मैं गया, आगे आगे भाई साहब की तरह 2-3 लोग बैठे थे जो बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ताली नहीं बजा रहे यार बिल्कुल भी। उन्होंने कहा मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा जब हास्य के कवि आए थे, आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, आप हंसे भी नहीं। मैं क्यों हंसूं? मैंने तो अपने हंसने के लिए, थोड़े दिन बाद उनकी शादी हो गई। भाई साहब मिल गए मेरे को। मैंने कहा अकेले कहां घूम रहे हो? मैंने कहा कि भाई साहब अकेले कहां घूम रहे हो? बोले हनीमून पर आया हूं। मैंने कहा अकेले? तो बोले मैंने आदमी रखे हुए। तो भगवान करे बड़े आदमियों से पाला नहीं पड़े, इसलिए पूरा आनंद लेना। आप तो स्कूल से साथ में हैं प्रदीप जी के, आपके आनंद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं अपनी बात को वही जारी रखता हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। यार थोड़ा हल्का फुल्का इसलिए कि मुझे लगा वो कविता बहुत भारी पड़ गई थी। भारी इसलिए पड़ गई कि आप खड़े हो के तालियां बजा रहे, मुझे कौन सुनेगा यार, मैं दूर से आया हूं यार। ऐसा भी आपको सुनने के लिए आया। मेरी दुकान खोलने के लिए मैंने इस दुकान पे ताला लगाया पहले। सदियों तक भारत माता ने बलिदानों का दर्द सहा। यार अपने भीतर के हिंदुस्तान को जिंदा करना। आज हम हैं
यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने उन आक्रांताओं से युद्ध किया था और जीते थे। ये इस बात का प्रमाण है, वरना हम नहीं होते यार। बहुत बुरा कालखंड था वो, बहुत बुरा कालखंड था। सदियों तक भारत माता ने बलिदानों का दर्द सहा। क्रांति युद्ध के कालखंड। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया, 4-5 जने वहां क्या कर रहे हैं यार, छोड़ दो। और थोड़ी सी आवाज बढ़ा के फिर थोड़ा दूर हट जाओ, आपस में बात मत करो बेटा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दोगे इसकी, कर दो जरा, सुनिएगा। और ये रिकॉर्डिंग वगैरह सब बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। ये सब आपको मिलेगा, ये सब आपको YouTube पे मिल जाएगा, कोई नई बात नहीं है। केवल आप नए हो और आपके लिए मैं नया हूं, और कुछ नहीं है। सुनिए सुनिए। और मोबाइल की रिकॉर्डिंग करने से क्या दिक्कत आती है मैं एक और बता देता हूं। हम वर्तमान में नहीं रह पाते यार, और मुझे क्या नुकसान होता, व्यक्तिगत नुकसान। आपका एक हाथ इसमें बिजी हो गया, एक हाथ से तो काम ताली का हो नहीं पाएगा। मुझे एक ताली का भी नुकसान हो गया तो घर तक मेरे को चिंता रहेगी यार, एक ताली कम बजी थी। इसलिए अपन वर्तमान में रहेंगे यार, ठीक है। सदियों तक भारत माता ने बलिदानों का दर्द सहा। क्रांति युद्ध के कालखंड में फिर बेटों का रक्त बहा। आजादी तो मिली हमें पर लाशों के अंबारों पर। आजादी तो मिली हमें पर लाशों के अंबारों पर। भारत माता झुलस गई पर अडिग रही अंगारों पर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आजादी के अमृत घट में उसे हलाहल पीना था। आजादी के अमृत घट में उसे हलाहल पीना था। दोनों हाथ कटे माता के छलनी छलनी सीना था। क्या बात है, बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत दो सुंदर। पंक्तियां केवल आपके लिए पढ़ता हूं, आप नहीं होते तो ये 2 पंक्तियां नहीं पढ़ता। कई जगह वो 2 पंक्तियां जो अभी बोलने जा रहा हूं नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये 2 पंक्तियां सुनने के अधिकारी लोग नहीं है। लेकिन यहाँ गुरु गोविंद सिंह की परंपरा के लोग बैठे हैं, उधर मेरे भैया बैठे हैं, इधर मेरे भैया बैठे हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं, आज पंजाब भटक रहा होगा, ये पीढ़ी है जो इस पंजाब को संभाल के दिखाएगी। बहुत सुंदर भाई साहब। मैं ये 2 पंक्तियां आपके लिए खास पढ़ता हूं, और केवल मुझे समझदार लोग बताना कि हम समझ गए। निवेदन करता हूं, स्वागत। जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, वही अहिंसक निकले कातिल, असली जिम्मेदार कहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बड़ी बात। बहुत कम लोग हैं जो समझ नहीं पाए, या तो बहुत- भाषा बहुत के बड़ी कारण बात नहीं है। समझ पाए। आप लोग शायद दक्षिण भारत से है ना, कहाँ से हैं सर? तमिलनाडु से। मैं भी तमिलनाडु गया था। हम अभी राम वनगमन पथ यात्रा करके आए, कविता की, राम की कविता सुनाते हुए आए। कहाँ से आए? अशोक वाटिका, श्रीलंका से आरंभ की हमने यात्रा, और हम रामेश्वरम गए शिवरात्रि पर, और रामनवमी पर अयोध्या पहुंचे। 546 स्थान पर हमने, जहां भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास काल गुजारा था, उन तीर्थों पर हमने मस्तक झुकाया है, और अभी पूरा करके आए रामनवमी के लिए यात्रा। मुझे नहीं पता था कि एनएसएस के ऐसे शिविर में मुझे जाना पड़ेगा यात्रा के बाद। ये तो अभी तय हुआ है, लेकिन शायद भगवान को पता था। इसलिए आपके पास आने से पहले, आपके सामने खड़ा होने जैसा बनाने के लिए मुझे भगवान ने यह मौका दिया कि मैं उस 246 तीर्थों पर अपना माथा टेक कर आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाऊं। क्या बात है। तमिलनाडु में हमने बहुत जगह कार्यक्रम किए, वहां भी राम के भक्त हैं जिन्होंने राम की खूब सेवा की। साथ वो आदिवासी क्षेत्र के लोग, वो वनवासी लोग, वो वंचित लोग, हमने उनके पांव धो धो कर उनके पानी को चरणामृत की तरह ग्रहण किया है। क्योंकि राम जी आते वक्त, लौटते वक्त विमान से आए थे,
आते वक्त वो उस मार्ग से वापस नहीं आए थे जिनको ये कहकर गए थे कि लौटते पर मिलेंगे, लौटते पर वो मिल नहीं पाए। सदियां बीत गई। हमने सोचा कवि समाज ने कि कवियों का कुछ तो धर्म बनता है, हम उन सब लोगों के पास जाएंगे और उनका आभार ज्ञापित करेंगे कि आपने राम जी की सेवा की थी। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हम सब लोगों के दर्शन करते हुए आए। तब कहता हूं, सुनिएगा, जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, वही अहिंसक निकले कातिल, असली जिम्मेदार कहीं। जी, नहीं समझे सारे लोग अभी? एक बार जोरदार तालियां यहां पे होनी चाहिए थी। उन्होंने बंटवारा मंजूर उन्होंने बंटवारा मंजूर कर लिया। जी, जिन्होंने ये कहा कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, उनके जिंदा रहते बंटवारा हो गया। बहुत बड़ी बात। जिस छाती से लिपट चिपट कर, यार पीछे तक एक एक चैतन्य व्यक्ति यहां पर विराजमान है। यार मुझे 130 करोड़ से कोई लेना देना नहीं। ये अगर सदन सोच ले कि हमें हिंदुस्तान बनाना है तो ये एनएसएस के कैंप के ये योद्धा बहुत हैं यार। अगले 50 साल का हिंदुस्तान तो ये बना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी चेतनता को प्रणाम करता हूं। जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, वही अहिंसक निकले कातिल, असली जिम्मेदार कहीं। जिस छाती से लिपट चिपट कर भारत मां का क्षीर पिया, हिंदू मुस्लिम बनकर हमने उस छाती को चीर दिया। क्या बात है, क्या बहुत 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 बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोनिया, मैं सच बता रहा हूं। फिर से पढ़िए भाई साहब। इस पंक्ति पर आज तक मैंने इस पंक्ति का पाठ लगभग 150 मंच पर किया होगा। 150 मंचों पर मैंने इस कविता को सुनाया और इस पंक्ति का पाठ किया होगा। किसी 150 मंच में से आज तक ऐसा क्षण नहीं आया जैसा आज के इस सदन में आया। आज भाई साहब पुनः पढ़िए, एक बार फिर पढ़िए, ये पंक्तियां फिर से पढ़िए। जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, वही अहिंसक निकले कातिल, असली जिम्मेदार कहीं। भारत जिस छाती से लिपट चिपट कर भारत मां का क्षीर पिया, जिस छाती से लिपट चिपट कर भारत मां का क्षीर पिया, हिंदू मुस्लिम बनकर हमने उस छाती को चीर दिया। बहुत बड़ी बात भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। विषय तो इस पंक्ति में बहुत लंबा छुपा हुआ है। केवल इस पंक्ति पर मैं आपसे 3 घंटे मुखातिब हो सकता हूं, 3 घंटे। क्योंकि जिन लोगों ने बंटवारा चाहा था वो तो आज भी हिंदुस्तान में है और वो आज भी देश विरोधी गतिविधियां करते रहते हैं, आज भी करते रहते हैं। जिन्होंने बंटवारा नहीं चाहा वो पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान चले गए। और जहां से आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वो पीओके, जो भारत की धरती है, जो हमारे कश्मीर की धरती है, उसका 54%। आदित्य कहां है? मेरे को लेने आए थे। आदित्य है कि नहीं? ग्रेट, आगे आओ बेटा, यहां पे आओ, मैं तुम्हें बताता हूं, आ जाओ। हमारे कश्मीर का 54% हिस्सा विदेशियों के कब्जे में है। ये भारत का नक्शा हमको बताया जाता नहीं, हमारा नक्शा नहीं है। आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं, खोल के देखना, ये हमारा नक्शा नहीं है, बेवकूफ बनाया जाता हमको। 54% हिस्से पर विदेशियों का अधिकार है और आजाद भारतवर्ष में
2 बार दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव है। एक एक व्यक्ति ने समर्थन किया कि पीओके की जमीन भारत की है और हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। और आपका उल्लास तो तब और बढ़ जाएगा जब आपको ये कहूंगा मैं, आपको ये पता लगेगा कि पीओके में रहने वाले परिवार आज भी वहां की मां, वो मुस्लिम माताएं शाम को 4 जनों का अतिरिक्त खाना बनाकर सोती हैं कि अगर भारत की सेना आ गई तो उन सैनिकों को रोटी कौन खिलाएगा। भाई साहब, आज भारत की युवा संसद ने भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया है। आप राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे थे, आज इस संसद ने भी वही प्रस्ताव पास किया, सर्वसम्मत। क्योंकि आपने इस बिंदु पर इतना बड़ा समर्थन दिया, मैं एक कविता आपको सुनाऊंगा, सुनोगे ना? स्वागत। उसके पहले मैं वो बात आपको जो मेरे अंदर पीड़ा पैदा करती है, मेरे अंदर दर्द पैदा करती है, मैं उस बात से आपको वाकिफ करवाना चाहता हूं। आजादी के उत्सव में भी मातम गाने निकला हूं, आजादी के उत्सव में भी पीड़ा गाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। भारत के कुछ आकाओं की हरकत बहुत घिनौनी थी, पर भारत की किस्मत में वो अनहोनी भी होनी थी। नहीं जानते आप लोग, कभी किसी के दादा जिंदा हो तो उनसे पूछना उनसे, भारत के कुछ आकाओं की हरकत बहुत घिनौनी थी, पर भारत की किस्मत में वो अनहोनी भी होनी थी। याद करो रेलों में कैसे रक्तिम लाशें आई थी, मां बहनों को लूट लूट कर कैसे आग लगाई थी। अरे आम आदमी मरता क्यों है, आम आदमी मरता क्यों है मजहब के हुड़दंगों में? इसका उत्तर छुपा हुआ है राजनीति के रंगों में। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका उत्तर छुपा हुआ है राजनीति के रंगों में। इस उत्तर ने भारत मां के अंग अंग को छांट दिया और वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े। विश्व वंदिता वेद भूमि की व्यथा सुनाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला। मैंने कहा था यहां पर गुरु गोविंद सिंह की परंपरा के लोग बैठे हैं सदियों तक, आज याद करना यार उनको। अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं, और 100 घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है, बारूदी चिंगारी क्या है? दावा नल से जले नहीं, दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से। पंजाब कहाँ है यहाँ? बोलो गुरु गोविंद सिंह की, गुरु गोविंद सिंह जी की। अपने 2 बेटों को यार, मेरा एक काम खराब हो गया आज।
मुझे मेरे घर बिना दिल के जाना पड़ेगा आज। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को दीवार में जिंदा चीना जा रहा था। बड़े बेटे जोरावर सिंह की आंख का आंसू टपका और छोटे बेटे के कंधे पर गिरा। फतेह सिंह ने कहा, बड़े भैया, जब राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए शहादत का वक्त आया तो गुरु गोविंद सिंह की औलाद की आंख में आंसू, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं। बड़े भाई ने कहा, छोटे भैया, मेरी आंख से आंसू तब नहीं टपका जब ये फैसला किया गया कि हमें दीवार में जिंदा चीना जाएगा। मेरी आंख से आंसू तब भी नहीं टपका जब दीवार घुटने तक आ गई। घुटने के यहां पर ईंट नहीं लग पा रही थी तो ईंट को तोड़ने के बजाय तुम्हारे घुटनों को छीला जा रहा था, तब मेरी आंख से आंसू नहीं टपका। लेकिन अब जब दीवार कंधे तक आ चुकी है, मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे छोटे भाई की शहादत के दर्शन करने होंगे। अरे छोटे, इस धरती पर पहला कदम मैंने रखा रे, पहली सांस मैंने ली थी। यह अधिकार तो मेरा बनता था कि तुम मेरी शहादत के दर्शन अपनी आंखों से कर लेते। क्या बात है अली साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। छोटे भाई का कद कम था तो पहले चिमटी हुई दीवार छोटे भाई तक पहुंची। इस बात को देख के बड़े भाई की आंखों से आंसू गिरे। हम उस परंपरा के लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कुछ भी हुआ हो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तो हमने इतिहास लिखा है, वो 5 अगस्त का दिन याद करना। कौन सा इतिहास लिखा है? याद दिला देता हूं। 5 अगस्त को हमने एक ऐसा इतिहास लिखा है कि हम अब कश्मीर को कश्मीर हिंदुस्तान का है और कश्मीरी हिंदुस्तान के हैं, ये कह सकते हैं। ये इतिहास क्या बात। पंक्तियां सुनना यार, पहले ताली मत बजाओ, एडवांस पेमेंट करो मत। पंक्तियां क्या लिखी नहीं भाई साहब, आनंद आ रहा है, पूरा समय आपका। चार पंक्तियां जो इतिहास भारत ने लिखा, मैं इन 4 पंक्तियों को लिखते वक्त और सबसे पहले मंच पर चढ़कर पढ़ते वक्त हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जहां था वहां मेरे कुछ कश्मीरी भाई बैठे थे, उनको मैंने ये 4 पंक्तियां सुनाई। यार, एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे लगेगा कि ये हिंदुस्तान का बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन यदि आपके हाथ थरथराने लगे तो मुझे बताना कि यार हिंदुस्तान ने कोई बड़ा अचीवमेंट कर लिया। अचीवमेंट तो उसी दिन हो गया था जिस दिन कश्मीर का विलय भारत में हुआ था, पटेल ने काम कर दिया था। लेकिन ये 4 पंक्तियों में अगर इतिहास का पन्ना पलटकर आपकी आंखों तक आ जाए, मुझे बताना, कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को, 7 दशक से जमी गर्द को, 7 दशक से जमी धूल को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में, वक्ष वक्ष में। वो सीन किस किस को याद है मुझे पता नहीं, जब एक सैनिक दस्ता जा रहा था, कुछ कश्मीरी लोग चप्पल से, थप्पड़ से, मुक्कों से उनके ऊपर वार कर रहे थे और वो विनम्रता पूर्वक वो सारे लोग उस सब अपमान को बर्दाश्त कर रहे थे जिन्होंने वर्दी धारण कर रखी थी। किस किस को सीन याद है? हाथ उठाकर बता दो। अब मुझे चौथी पंक्ति पर आशीर्वाद देना। मुझे लगे कि एनएसएस के इस शिविर से आशीर्वाद प्राप्त करके मैं घर जा रहा हूं। अब मैं जहां भी जाऊं तो मुझे यह एहसास होना चाहिए कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में उस सदन ने एनएसएस के शिविर में जो आशीर्वाद प्रदान कर दिया है, इसका मतलब हिंदुस्तान ने एक अमिट विश्वास और इतिहास लिखा है। सुन लेना, कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने।
7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। दफा 370 वाला पन्ना सच बताऊं क्या, जीवन में जब तक ये सांस चलेगी ना, मैं आज का ये दिन भूलूंगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीश वतन का खतरे में, मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं यार। युद्ध में खोना ही खोना है, प्राप्ति कुछ नहीं होती। मैं क्रोध का भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कृष्ण भी समर्थक नहीं थे, महाभारत हुई ना, कृष्ण समर्थक नहीं थे, कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। राम भी लंका में युद्ध के समर्थक नहीं थे। उन्होंने अंगद को भेजा था कि जाओ बातचीत से मसले को सुलझा लो, लेकिन हो नहीं पाया। मैं भी समर्थक नहीं हूं, मैं भी नहीं चाहता कि नरसंहार हो, नुकसान हो, युद्ध हो, लेकिन यार पंक्तियां पढ़नी पड़ती है। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। क्यों युद्ध करना पड़ेगा? युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा। बहुत समझाने की जरूरत नहीं है यार। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जब समझदार लोग बैठे हों तो समझाने की आवश्यकता नहीं, वो समझ लेते हैं, है ना। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, अरे पाक, चीन क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। जब भी वंशमोर होता है किसी भी मंच पे, और मैं वो पंक्ति दोबारा पढ़ता हूं तो वापस उतना रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन यहां आता है, मुझे पता है। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक, चीन क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज मुझे कोई गम नहीं रहा यार। मैं देश की सेना में जाना चाहता था। मैंने जीवन में एक ही एग्जाम दिया सीडीएस का, और उसमें विफल हो गया। सच बता रहा हूं आपको। एक विषय पता है कि नहीं, कलाम देहरादून एकेडमी में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, सेना में जाने के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम। वहां पर वो विफल हो गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, वो ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश
रात्रि को 8:30 बजे नदी के किनारे घूम रहे थे। एक आश्रम के महात्मा उनने देखा कि एक युवक यहाँ पर नदी के किनारे घूम रहा है, गंगा के किनारे घूम रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्यों घूम रहे हो यहाँ पे? बच्चा था, आंसू आ गए कि महात्मा जी, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया, सेना में भर्ती होने के लिए, लेकिन मेरी हाइट की वजह से और कुछ कारणों से मुझे वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। अब मैं सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। मैं जिंदगी का विराम चिन्ह लगाने जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, बेटा इधर आओ। उसके कंधे पर हाथ रखा और हाथ रख के कहा कि तुम्हारा जन्म सेना में भर्ती होने के लिए नहीं हुआ, सेना की मिसाइलें बनाने के लिए हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे भी लगता है कि उन संत का आशीर्वाद कहीं मुझे भी मिला होगा प्रत्यक्ष तौर पे, और इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर मैं कहीं सेना में होता तो आज आपके सामने नहीं होता। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हिंदुस्तान का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब तक आप जैसे लोग बैठे हैं, विश्व में क्या इस ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर देख सके। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आए जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी। उन्होंने यहां पर अकबर रोड देखा, महात्मा गांधी की समाधि के दर्शन किए। तब राजनाथ सिंह जी से पूछा कि यहां महाराणा प्रताप का स्मारक कहां है? दिल्ली में महाराणा प्रताप का कोई स्मारक नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने कहा, साहब यहां तो स्मारक नहीं है, महाराणा प्रताप के स्मारक के दर्शन करने के लिए तो मेवाड़ जाना पड़ेगा। वियतनाम के राष्ट्रपति ने महाराणा प्रताप के दर्शन करने की इच्छा जताई। दूसरे दिन उनको उदयपुर आना पड़ा। उदयपुर में महाराणा प्रताप का नवनिर्मित स्मारक, वहां वियतनाम के राष्ट्रपति ने वहां दर्शन किए। दर्शन करने के बाद तमाम प्रेस वगैरह सब लोग थे। दर्शन करने के बाद जैसा अपन माता पिता के चरणों में अष्टांग प्रणाम करते हैं, किसी मंदिर में अष्टांग प्रणाम करते हैं, वैसे वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष महाराणा प्रताप की मूर्ति के समक्ष अष्टांग प्रणाम कर रहे थे। और जब उठे तो वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उठे, अपने आलीशान पर्स में उस मिट्टी को रखा। पत्रकारों ने देखा तो पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? इस मिट्टी को इतने आलीशान पर्स में क्यों रख रहे हैं? वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा, पत्रकार महोदय, जिसे आप मिट्टी कह रहे हैं, ये मिट्टी नहीं है, ये महाराणा प्रताप के चरणों का चंदन है। क्या बात है। स्वाभिमान के इस चंदन को मैं वियतनाम ले जाना चाहता हूं, वियतनाम की माटी में इसका कण कण खोल देना चाहता हूं। अरे विश्व की कोई ताकत इस मिट्टी के वहां घुल जाने के बाद वियतनाम पर नजर नहीं उठा पाएगी। सत्य घटना है ये। दूसरे दिन तमाम अखबारों ने छापा उसको। कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के दर्शन किए, उस स्मारक के दर्शन किए? कोई है यहां पे? अगर ईश्वर जीवन में कभी आपको मौका दे तो जाइएगा, महाराणा प्रताप के स्मारक के दर्शन कीजिएगा, हल्दी घाटी के दर्शन कीजिएगा, जहां की माटी दीपावली के पूजन पर योगेंद्र शर्मा के घर पर लक्ष्मी जी के पास रखी होती है, उसका भी उतना ही पूजन, सम्मान से पूजन होता है जितना लक्ष्मी जी का पूजन होता है। क्या बात। आइएगा,
जीवन में कभी मौका मिले जरूर आइएगा, चित्तौड़ के दर्शन कीजिए, हल्दी घाटी के दर्शन कीजिए। और आप सबकी उपस्थिति में जब आधा हिंदुस्तान इस प्रांगण में मौजूद है, एनएसएस के लोग हैं, एक प्रस्ताव मेरे मन से, वो ईश्वर कहलवारा, मुझे पता नहीं कि अच्छा है कि खराब है। आप लोग सहमत होंगे कि नहीं मुझे ये भी पता नहीं, लेकिन यार मेरे मन की बात होती है, कभी अकेले में, कभी फोन पे, कभी सामने बैठकर प्रदीप देशवाल के सामने रखता रहता हूं। मेरा मन कह रहा है ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है, अनेक पार्क हैं जिनके नाम पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, जिनके छाती पर। एक छोटा सा पार्क है, महाराणा प्रताप की मूर्ति मेवाड़ आपको देगा। महाराणा प्रताप की एक मूर्ति इस प्रांगण में भी स्थापित कर दीजिएगा, जिससे दिल्ली के लोगों को अगर महाराणा प्रताप के दर्शन करने हो तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में आकर कर पाएंगे। आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे भाई साहब। और तब बड़े हौसले के साथ पंक्तियां पढ़ता हूं। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा की धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को। दावानल अग्नि का ज्वलंत रूप, अग्नि का प्रचंड रूप दावानल कहलाता है। फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तो मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। क्या बात है, क्या बात है। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। रत्नाकर कहते समुद्र को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है। रोक कर रखना तालियां, अब तालियों को रोक कर रखना। मैं दो पंक्तियां और पढ़ रहा हूं और उन दो पंक्तियों पर चेतना के दर्शन करना चाहता हूं। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है। तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है। और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। भाई साहब आज एक मुकाबला चल रहा है, जब से आप माइक पकड़े एक मुकाबला चल रहा है। आप यहाँ से ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं या वहां ज्यादा अच्छा सुना जा रहा है, अब फैसला करना मुश्किल है। मैं बिना किसी जजमेंट के सार्वजनिक तौर पर अपनी हार को स्वीकार करता हूं। मैं इतना अच्छा पढ़ना नहीं जानता, मैं तो आप जैसा एक श्रोता हूं। मुझे बोलने के लिए इन्होंने खड़ा कर दिया है। मैं एक कवि सम्मेलन में कविता सुना रहा था, बहुत अच्छी कोशिश की मैंने, खूब कोशिश की। आप जैसे लोग नहीं थे यार, कोई ऐसा ही मंच था। एक भी ताली नहीं बजी। हाँ, एक भी ताली नहीं बजी। एक कविता ठोकी, दूसरी ठोकी, तीसरी ठोकी, कोई एक भी ताली नहीं बजी। दूर कोने में से हैं? बड़े लोग थे क्या? लेकिन सुनो, कोने में से आवाज आई यूं, अरे मैंने कहा सबसे अच्छा बुद्धिमान श्रोता तो वहां बैठा है। मैंने कहा भाई साहब आप आगे आओ, आप ठेठ पीछे क्यों, आप तो सबसे अच्छे श्रोता हो। बोले तू तो बोलता जा, मैं तो तंबाकू बना रहा हूं। वो भी बड़ा था। लेकिन यार आप जैसे लोग नहीं थे, वो देशभक्ति जाग गई तंबाकू में। युवा शक्ति के अंतस बल का भान कराने निकला हूं। युवा शक्ति को अंतस बल का भान कराने निकला हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। कौन है ये लोग जो मेरे सामने बैठे हैं?
आप पढ़िए भाई साहब, मेरा आपसे आग्रह है कि अब्दुल हमीद जरूर पढ़े। नहीं, अभी 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 ट्रेन नहीं निकलेगी, और अब्दुल हमीद सुनना चाहेंगे आपसे। यार ट्रेन तो मेरे को लेनी पड़ेगी, कल फिर एक विश्वविद्यालय में मुझे 10:30 बजे पहुंचना है। नहीं, अभी समय है भाई साहब, अब्दुल हमीद पढ़े, समय है। फिर वो जो कविता अभियान की कविता वो नहीं पढ़ पाऊंगा। एक ही बात करेंगे अपन, तो कश्मीर वाली वो कविता सुनाना चाहता था, लोग बैठे हैं। कश्मीर वाली सुनाओ। वो देखो यार, अच्छा सुनो, ऐसा कर लेते हैं, अब्दुल हमीद वाली अगली बार सुनाएंगे, ऐसा तो कर ही सकते हैं। ऐसा भाई साहब देखिए, आजादी, अरे ये दो के बराबर ही है, एक तो सुन लो। ये भी सुनेंगे और अब्दुल हमीद भी सुनेंगे। मेरा आग्रह है, देखिए इस देश, हम आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं। इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिए, उनका नमन भी इस तरह से हम कर सकते हैं कि इस आजादी को क्षुण्ण रखने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए सीमाओं पर जिन्होंने बलिदान दिए, वो भी कम वंदनीय नहीं है। और भारत माँ का वो वीर बेटा अब्दुल हमीद, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अकेले ने 7 पैटर्न टैंक ध्वस्त किए थे, उसके ऊपर भाई साहब के बहुत कमाल की रचना, बहुत अच्छी रचना है। वो आप सुनेंगे तो लगेगा कि आप भी वहीं पे सीमा पर खड़े हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो ये अध्यादेश है, आप तालियां बजा दो, मैं कविता शुरू करता हूं। 21 परमवीर चक्र आज तक देश में हुए। आज तक हिंदुस्तान ने सेना का सर्वोच्च पुरस्कार, सेना का सर्वोच्च तमगा 21 लोगों को दिया। 21 में से 14 को मरणोपरांत मिला और 7 को जिंदा मिला। 7 में से 3 लोग अभी जिंदा हैं। उनमें से एक परमवीर चक्र विजेता जम्मू में रहते हैं, सूबेदार बाना सिंह, परमवीर सूबेदार बाना सिंह। 2 लोग राइफलमैन संजय कुमार, जो देहरादून में अपॉइंटेड है, अभी वहाँ काम कर रहे हैं एकेडमी में, और एक अभी सेवानिवृत्त हुए परमवीर योगेंद्र सिंह यादव। 17 गोलियां अपने शरीर में उतरने के बाद उस देश के योद्धा को परमवीर चक्र मिला है। जी, वो जिंदा है। मैं एक परमवीर की कविता जैसा, मैं तो सारे परमवीर पर कविताएं लिखता हूं, लेकिन भाई साहब का जैसा आदेश है, मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। धामपुर का रहने वाला वीर योद्धा, गाजीपुर जिले में है धामपुर। 65 के युद्ध में हम इतने बलिष्ठ नहीं थे, समर्थ नहीं थे, लेकिन 65 के युद्ध में सामने पैटर्न टैंक, अमेरिका के पैटर्न टैंक लेकर पाकिस्तान खड़ा था। हमारे पास हथियार नहीं थे, हमने गन से युद्ध किया है पैटर्न टैंकों के सामने। लेकिन यार, युद्ध भी मुझे लगता है कि केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध भी यहां से लड़े जाते हैं। क्या बात, हौसले से लड़े जाते हैं, और जिसका हौसला जिंदा है वो कभी मरता नहीं है। हिंद की जय शोर चारों ओर था, घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था, क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था। पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद था। युद्ध सरहद पर छिड़ा ये रेडियो बोला अभी, चल दिया संकल्प लेकर युद्ध में हममीद भी। साथियों को ध्वंस के रणगीत गाते देखकर, सरजमी पर पाक पैटर्न टैंक आते देखकर, आसमां सी तन गई थी आज उसकी भ्रुकुटियां, सुर्ख रक्तिम हो उठी थी चक्षुओं की पुतलियां। हौसले थे तुंग, हौसले थे तुंग, हिम्मत के शिखर भी चढ़ गया और देश रक्षा के लिए
उम्मीद आगे बढ़ गया। वो चला द्रुत वेग से हरी छातियों को चीरता, झुक गया अंबर पगों में, देख उसकी वीरता। भारती का लाल, भारती का लाल, अब्दुल दुश्मनों का काल था, सच कहूं तो सिंघनी के दूध का दिक्पाल था। आज तो उसकी रगों में आंधियों सा वेग था, फड़फड़ाते बाजुओं में जोश का अतिरेक था। थाम कर गन हाथ में, थाम कर गन हाथ में, जब मुट्ठियां कसने लगी तो पाक पैटर्न टैंकरों की धज्जियां उड़ने लगी। गीदड़ों की टोलियों में खौफ सा छाने लगा। आज तो यमराज अब्दुल मौत बरसाने लगा। दुश्मनों के जिस्म गौजर मूलियों से कट गए। पाक के नशी दरिंदे बोटियों में बट गए। त्रस्त बुज़दिल बैरियों के हौसले ही पस्त थे, 7 पैटर्न टैंक उनके सामने ही ध्वस्त थे। यार यहां पर कमजोरी नहीं दिखानी थी यार। 7 पैटर्न टैंक उनके सामने ही ध्वस्त थे। काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा। सबसे अच्छा कौन सुन रहा बताऊं? ये दोनों सुन रही हैं। सबसे अच्छा। इसका मतलब आप नहीं सुन रहे ऐसा नहीं है। काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा, पर उसी पल एक गीदड़ अनवरत रोने लगा। चूड़ियां टूटी कहीं पर अपशगुन होने लगा। चूड़ियां टूटी कहीं पर अपशगुन होने लगा। रुद्ध घायल त्रिषित अब्दुल चेतना खोने लगा। चक्षुओं की लालिमा पर कालिमा सी छा गई। चक्षुओं की लालिमा पर कालिमा सी छा गई। यूं लगा हमीद को मां सामने ही आ गई। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। याद है, याद है मां ने कहा था, याद है मां ने कहा था लौट कर आना नहीं। याद है मां ने कहा था लौट कर आना नहीं। याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं। दूध की सौगंध तुमको, याद है मां ने कहा था लौट कर आना नहीं। दूध की सौगंध तुमको पीठ दिखलाना नहीं। और शान हिंदुस्तान की, कितने देशभक्त बैठे हैं, मैं अब जांच करूंगा। अब कविता शुरू कर रहा हूं। शान हिंदुस्तान की, बेटा तुम्हारे हाथ है। अरे हौसले से युद्ध लड़ना, मां तुम्हारे साथ है। एक साथी ने सुझाया जीप को मोड़े अभी। माताएं होती कैसी है बताऊंगा। एक साथी ने सुझाया जीप को मोड़े अभी। वक्त की आवाज सुनकर मोर्चा छोड़े अभी। वीर बोला मर मिटूंगा मैं वतन की शान पर। आंच भी आने न दूंगा भारती के मान पर। मौत ही तो, अरे मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है। पीठ दिखलाना समर में कायरों का काम है। पीठ दिखलाना समर में कायरों का काम है। अस्मिता के प्रश्न पर तो प्राण भी लवलेश है। मातृभूमा भारती का कर्ज मुझ पर शेष है। आज वेला आ गई निज प्राण के बलिदान की। रक्त से रोशन करूं रणज्योति हिंदुस्तान की। ये दुआ मांगी खुदा से, धीर था रणधीर में।
ये दुआ मांगी खुदा से, धीर था रणधीर में, हाथियों सा बल समाहित हो गया फिर वीर में। शेर सी हुंकार करके वो हिमालय बन गया, शेर सी हुंकार करके वो हिमालय बन गया, और दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर। क्या बात है, क्या बात। दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर थम गया। पर खुदा को आज तो कुछ और ही मंजूर था, पर खुदा को आज तो कुछ और ही मंजूर था। पीछे तक के लोग उबासी मत लेना। हाँ, पर खुदा को बिटिया, बिटिया सैल्यूट है। हाँ, जो दूसरे नंबर पे, हाँ बिटिया, हाँ हाँ सैल्यूट तुमको। हाँ, अब बेटा दोनों 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 को कह रहा हूँ, दोनों को कह रहा हूँ, दोनों को कह रहा हूँ। पर खुदा को आज तो कुछ और ही मंजूर था। आज शायद काल के वश काल भी देखो, मैं जब देशभक्ति की बात करता हूं ना, मैं मुझ में नहीं होता हूं यार। और एक बहुत बड़े शहीद की बात कर रहा हूं मैं। क्षण भी चूक गए ना, 100वां हिस्सा भी चूक गए ना, तो उसको यहां धारण करने से चूक जाओगे। सुनना, पर खुदा को आज तो कुछ और ही मंजूर था। आज शायद काल के वश काल भी मजबूर था। दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया, दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया। आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया। एक पन्ना जुड़ गया, एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, और शीश ऊंचा कर गया हमें हिंदुस्तान का। बहुत सुंदर भाई। दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया, आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान का। रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था, गमजदा गमगीन उसके गांव का परिवेश था। धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी, धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी। हर जवां बूढ़ी निगाहें गांव गलियां रो पड़ी। वो पिता का प्यार बोला, वो पिता का प्यार बोला, मेरा छोटा सा गांव है, सरहद पर जब कोई मेरे गांव का योद्धा होता था ना, हर घर में रेडियो ट्रांजिस्टर नहीं होता था साहब। उस समय किसी मंदिर मस्जिद की मुंडेर पर एक ट्रांजिस्टर रख दिया जाता था। पक्षी भाषण की आवाज को सुनने के लिए पूरा गांव एक जगह होता था। ये पता लगाना था कि आज हिंदुस्तान के युद्ध में हमारे बेटे ने क्या किया है। खबर आती है, रेडियो पर खबर आती है कि आज अब्दुल हमीद शहीद हो गए। पूरा गांव इकट्ठा होता है, पूरा गांव हमीद के घर पर जाता है। दोस्त, दरवाजा खुलता है, सबसे पहले वो पिता बाहर आता है। पंक्तियां सुनो बस। गमजदा गमगीन उसके गांव का परिवेश था, धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी। हर जवां बूढ़ी निगाहें गांव गलियां रो पड़ी। वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी। वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी। मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। गिर पड़ी बीवी रसूलन, गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर। जा नहीं सकते पिया तुम यूं अकेली छोड़कर। माँ
मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी मां कैसी होती है माताएं? इन शहीदों को, वीरों को पैदा करने वाली माताएं होती कैसी हैं? ये चित्र लगा है। भगत सिंह की मां जेल में उनसे मिलने आ गई। भगत सिंह मां से लिपटे और रोने लगे। मां भी फूट फूट कर रोने लगी। तो भगत सिंह ने मां को चुप कराते हुए कहा, मां तुम रो मत। मां ने कहा, बेटा तुम भी रो रहे थे, तुम फांसी से डर गए ना? भगत सिंह ने कहा, मां मैं फांसी से नहीं डरता मां, मैं शहादत से नहीं डरता मां, लेकिन मेरी शहादत के बाद अगर तुम रोने लगी, देश कहेगा कि भगत सिंह एक कमजोर मां का बेटा था। तुम आंसू मत बहाना मां। अंत में वो मां बाहर निकलती है जिसने कहा था कि पीठ मत दिखलाना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं यार, मुझे पता नहीं कि हिंदुस्तान में मैंने इस कविता का पाठ कितनी बार किया होगा, लेकिन आज मैं पाठ नहीं कर रहा साहब। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, कानों से मत सुनना, मैं मुंह से नहीं कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा, यहीं से सुन लेना। वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी, मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर, जा नहीं सकते पिया तुम यूं अकेली छोड़कर। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी मां, सूरमा की शेरनी मां। मैंने इस पंक्ति से अच्छा मेरे जीवन में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, सब बकवास। इस पंक्ति से अच्छा कुछ नहीं लिखा। सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कर गई, क्या गजब ही कर गई। पीठ पर भी घाव है क्या पूछती ही रह गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। पीठ पर भी घाव है क्या पूछती ही रह गई। कोख तेरी धन्य है, मानूर चाचा ने कहा। वीर अब्दुल का लहू तो देश की खातिर बहा। कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया, कौन कहता है, कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया। धामपुर की धूल का भी भाल ऊंचा कर गया। धन्य है बलिदान तेरा, तू वतन की शान है। धन्य तेरी मौत पर ये जिंदगी कुर्बान है। वो दिलेरी धन्य तेरी, वो दिलेरी धन्य तेरी। देश को अभिमान है और वीरता का चक्र देकर धन्य हिंदुस्तान है। वीरता का चक्र देकर बहुत सारे हाथ खामोश थे यार,
वीरता का चक्र देकर धन्य हिंदुस्तान है। 4 पंक्तियां मैं केवल आपकी श्रद्धा के लिए पढ़ रहा हूं। ये आपको अवसर है कि इस माध्यम से हम हमारी श्रद्धा, हम 7.25 लाख लोगों तक तो पहुंच नहीं सकते ना, हम 7.25 लाख लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते ना आज, लेकिन एक अब्दुल हमीद को प्रतीक मान लेना, अब्दुल हमीद को प्रतीक समझ लेना और अपनी श्रद्धा उन तमाम शहीदों तक पहुंचाना। शहीदों शूरवीरों की शहादत याद आती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। शहीदों शूरवीरों की शहादत याद आती है, गजब क्या लोग थे वो बादशाहत याद आती है। इन 4 पंक्तियों में सारी श्रद्धा समेट लेना। यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है। यूं कहो तो मौत क्या है। इनसे अच्छे श्रोता इस कविता के पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जो कविता का श्रोता होता है वो भगवान होता है। मैंने अभी आपको झुककर इसलिए प्रणाम किया कि आपके भीतर बैठा हुआ भगवान मुझे बुलवा रहा है। इंसान की कोई औकात नहीं वो अपनी जुबान को हिला सके, इंसान की कोई औकात नहीं वो अपनी पलक को ऊंची नीची कर सके। एक क्षण ऐसा भी जीवन में आता है जब ये पलक नीची है तो नीची रह जाती है और ऊपर है तो ऊपर रह जाती है। इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है। 100 गुना ज्यादा वजन इस जीभ में होता है, जुबान में होता है। 100 पलकें एक तरफ रख दो और जुबान को एक पलड़े में रख दो तो 100 पलकों के बराबर वजन होता है जुबान का। जब एक पलक हमारी शक्ति से ऊपर नीचे नहीं हो सकती तो इस जुबान कैसे हिल जाएगी। लेकिन जिस विधाता ने आपके भीतर बैठकर मुझसे इस कविता का पाठ करवाया है, 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां पढ़कर आपसे विदाई लेना चाहता हूं। मेरा भी समय हो गया और मैंने आज बहुत ज्यादा समय ले लिया, आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया। आनंद आया भाई साहब। अंतिम 4 पंक्तियां सुना देता हूं, सुन लीजिएगा कि यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। रोक कर रखो। यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है। प्रदीप देशवाल, मैं आपके आज के इस समयदान को जीवन में कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, पिछले 5 साल में ऐसा एक भी कवि सम्मेलन नहीं हुआ जिसमें इतनी ऊर्जा का निस्परण हुआ हो और आकाश गुंजायमान हो गया। 5 साल में यार 4 पंक्तियों के लिए आपकी तालियों को रोक कर रखना, पूरी ताकत समेट कर रखना अपने हाथों के अंदर। यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। उसके बाद मैं यही हूं, नीचे 5-7 मिनट रहूंगा। अपन सब आपस में फोटोग्राफी करवाएंगे, जो करना हो जो करेंगे। मगर यार सुनो, ये 4 पंक्तियों में मुझे ऐसा उल्लास दे देना कि भर जाऊं, थकान उतर जाए मेरी। और अब जो आयोजन प्रताप जयंती के होने वाले 2-4 कार्यक्रम में मैं रहूंगा, महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रमों में मुझे ये एहसास पल पल होता रहे कि यार एनएसएस के कैंप से आ रहा हूं, मुझे लगना चाहिए। पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अपनी श्रद्धा का समर्पण करना। यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। अब उसी जिंदा दिली पर ये वतन आबाद है, अब उसी जिंदा दिली से ये वतन आबाद है। तू सुपुर्दे खाक, तेरा नाम जिंदाबाद है। मुझको बुझाने के लिए है, मुझको बुझाने के लिए है। आंधियां घोर पर, आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा। तेज धारे भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर, धार के विपरीत भी बढ़ता रहूंगा।
हैं करोड़ों सूर्य लेकिन फैसला मेरा निरंतर। हैं करोड़ों सूर्य, खड़े रहना। हैं करोड़ों सूर्य लेकिन फैसला मेरा निरंतर। दीप हूं मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। एक एक व्यक्ति के अंदर ये ऊर्जा है, एक एक के अंदर ये दीपक जला हुआ है। दीप हूं आलोक का संकल्प लेकर, मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव धरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा। अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा। अब मुझे खुश करने के लिए ताकतवर हाथों के साथ मुट्ठी बांधकर कंधे पर अंगूठा झुकना चाहिए और भारत माता की यार आवाज में प्रचंडता नहीं है, थक गए। भारत